नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट, CCS हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। आज हम एक बड़े रोचक विषय पर वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसका विषय है सॉइल एग्रीगेशन, अर्थात ज़मीन को दानेदार किस तरह से बनाया जाए। सॉइल एग्रीगेशन एक ऐसा पैरामीटर है जो ज़मीन के भौतिक स्वास्थ्य के बारे में बताता है। ज़मीन का स्वास्थ्य 3 तरह से होता है: भौतिक स्वास्थ्य, रासायनिक स्वास्थ्य और जैविक स्वास्थ्य। भौतिक स्वास्थ्य का सबसे मुख्य कंपोनेंट है सॉइल एग्रीगेशन, यानी कि ज़मीन का, मिट्टी का दानेदार होना। और रासायनिक खेती का सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वो जैविक कार्बन है। इसके साथ साथ दूसरे न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन जैविक कार्बन इसमें मुख्य रूप से आ जाता है। और जो जैविक स्वास्थ्य है, जैविक स्वास्थ्य में जीवाणुओं की संख्या होती है, उसमें भी विशेष तौर के जो बैक्टीरिया होता है उसकी कितनी CFU हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स होती हैं, उनके मेजरमेंट पे हम देखते हैं कि ज़मीन का जैविक स्वास्थ्य कैसा है। अर्थात भौतिक स्वास्थ्य में सॉइल एग्रीगेशन, रासायनिक स्वास्थ्य में जैविक कार्बन और जैविक स्वास्थ्य में उसमें बैक्टीरिया की या माइक्रोब्स की पॉपुलेशन कितनी है, उस आधार पे एक डिसीजन होता है, डिसाइड किया जाता है कि ज़मीन का ये स्वास्थ्य क्या है, कितना है। और जब हम तीनों तरह के स्वास्थ्य को एक इम्प्रूव कर देते हैं तो ओवरऑल कह सकते हैं कि हमारी ज़मीन का, हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य, भौतिक स्वास्थ्य अच्छा है। तो इससे मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात यहाँ बताना चाहूँगा कि पीछे 3 वीडियो हमने रिकॉर्ड की हैं, 7, 8 और 11 नंबर। तो ये 7, 8 और 11 नंबर में एक जो बारीक ज्ञान है प्राकृतिक खेती का, वो उसमें डिटेल के साथ कवर किया गया है। इसलिए इस टॉपिक को, क्योंकि ये भी एक टॉपिक गहरा है, और इस टॉपिक को समझने के लिए अगर 7, 8 और 11 वीडियो भी देखी जाए तो वो एक समझ में आने में अच्छा रहेगा और एक इसमें समझ भी बढ़ जाएगी। तो अब सॉइल एग्रीगेशन में एक टर्म आती है, वाटर स्टेबल एग्रीगेट्स। ये वो एग्रीगेट्स होते हैं जो खेत में जब हम सिंचाई देते हैं, जब पानी देते हैं, तो उस समय भी ये खेत में डिजोल्व नहीं होते हैं, डिसमेंटल नहीं होते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। तो वो वाटर स्टेबल जो एग्रीगेट्स हैं वो कौन से होते हैं कि ये लंबे समय तक खेत में बने रहते हैं, और इनके अंदर जो ह्यूमस है, यानी कि स्टेबल जो कार्बन है, वो माना जाता है और ह्यूमस डेवलपमेंट हो जाती है। तो जब ये एग्रीगेट्स, जब वाटर स्टेबल एग्रीगेट्स खेत में बढ़ते हैं तो इससे ज़मीन का रंग बदलता चला जाता है, और जैसे स्लेटी रंग होता है, जैसे गोबर के खाद का रंग होता है, इस तरह से ज़मीन का रंग होता चला जाता है। और इससे स्पष्ट एक इंडिकेशन मिलता है, सूचना मिलती है कि ज़मीन का स्वास्थ्य हमारा इम्प्रूव होता जा रहा है। तो अब मैं इसको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ कि किस तरह से, कैसे होते हैं ये। जब हम पानी में चीनी या गुड़ डालते हैं तो वो पानी में घुल जाते हैं, लेकिन जब पानी में हम घी डालते हैं, मक्खन डालते हैं, फैट डालते हैं, तो पानी में डिजोल्व नहीं होता है। तो वो जब एक कॉम्बिनेशन हो जाता है फैटी एसिड्स का, लिपिड्स का, तो उसमें एक स्थायित्व आ जाता है। इसी तरह से जैसे केंचुए होते हैं, केंचुए की कास्टिंग होती है, उसमें जो दानेदार उसकी कास्टिंग होती है, विष्ठा होती है, उसमें 40% तक ह्यूमस होता है। तो उनमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, उसमें तीनों चीज़ें मिली हुई होती हैं। उसमें के कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं और लिपिड्स भी होते हैं। तो उनमें जो एक चिकनापन होता है, तो उसकी वजह से वो स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, जिससे वो वाटर स्टेबल बन जाते हैं। तो इसमें अब एक बात आती है कि इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका कैसे पता चल सकता है कि हमारी ज़मीन में ये स्टेबल वाटर स्टेबल एग्रीगेट्स हैं या नहीं। तो आप देखेंगे, मान लो आपकी ज़मीन चिकनी ज़मीन है, जैसे धान गेहूं फसल चक्कर में ज़मीनें हैं ज़्यादातर, जिनमें क्ले कंटेंट यानी कि चिकनी मिट्टी का जो कंपोनेंट है, हिस्सा है, वो ज़्यादा होता है। और इन ज़मीनों में यदि सॉइल एग्रीगेशन पुअर है, यदि अच्छी मात्रा में नहीं है, तो वो ज़मीनें एक, जब हम जुताई करते हैं तो वो एक उसमें स्टिकीनेस आ जाती है, चिपचिपापन आ जाता है, और उसमें क्लाउड बनते हैं, भुरभुरी नहीं होती वो। जब हम उनकी जुताई करते हैं तो बार बार हमें जुताई करनी पड़ती है उन खेतों की,
और तब जा करके जब फसल की बिजाई करते हैं, बार बार जुताई करने की वजह से उसमें जो नमी है वो भी उड़ जाती है और उसमें जो जमाव होता है फसल का वो भी ठीक तरह से नहीं हो पाता है। और जब हम जुताई करते हैं तो देखते हैं जब पीछे जैसे हल चलता है, आपका खूड बनता है या ट्रैक्टर के पीछे जब लाइनें बनती हैं तो वो लाइनें ढकती चलती हैं अगर जमीन का सॉइल एग्रीगेशन अच्छा है, उसका भौतिक स्वास्थ्य अच्छा है, उसकी इलास्टिसिटी अच्छी है। इसके विपरीत जैसे आपकी मान लो लाइट जमीनें हैं, रेतीली जमीनें हैं, तो उसमें किस तरह से पता चलेगा, उसमें जमीनें इस तरह से चिकनी जमीनों की तरह से नहीं होता। उसमें जो बालू रेत होते हैं, जब उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, वो बिखरे हुए रहते हैं, अलग अलग बिखरे हुए रहते हैं और वो एक जगह से गांठ नहीं बन पाती है, एग्रीगेट नहीं हो पाती है, दानेदार नहीं बन पाती है वो जमीन, तो वो भी एक बिखरी हुई रहती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं उसमें भी सॉइल एग्रीगेशन पुअर होता है। तो अब एक प्रश्न उठता है कि जिस तरह से आदमी को एक अच्छी डाइट के लिए, एक एनरिच्ड डाइट के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स का एक संयोग चाहिए, इनकी मिलीजुली डाइट चाहिए, क्या इसी तरह से ज़मीन के सेहत के लिए, अच्छी सेहत के लिए क्या उसमें भी इनकी ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि जैसे मैंने ऊपर वर्णन किया है उसके हिसाब से कह सकते हैं कि हाँ, हमें ज़मीन में भी इनकी प्रेजेंस की ज़रूरत पड़ती है और जब ये इनका एक सूटेबल अनुपात होगा तभी ज़मीन का सॉइल एग्रीगेशन अच्छा हो पाएगा। अब आप जमीन में कैसे हो सकता है फिर? देखो, जमीन में 3 तरह के जीवाणु होते हैं। एक जीवाणु ऐसे होते हैं कि उनकी जो सेल वॉल होती है, जो सेल होता है उसकी कवरिंग होती है, जो सेल को ढक के रखती है, सेल की रक्षा करती है और सेल की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है, उसकी उस सेल वॉल में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों को मिलके कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं और उनकी लंबी लंबी चेन बन जाती हैं, पॉलीसेकेराइड्स बन जाते हैं। तो जो मोनोमर्स हैं इसके जो कई बहुत से जब मिल जाते हैं तो पॉलीमर्स बन जाते हैं, पॉलीसेकेराइड बन जाते हैं, जिससे इनकी जो दीवार है उसका निर्माण होता है। इनमें मुख्य तौर पे आर्किया होते हैं। आर्किया ऐसे जीवाणु हैं जो लाखों, करोड़ों और अरबों साल से जमीन में जिंदा रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी जिंदा रहते हैं वो, और आज भी हमारी जमीनों में ये विद्यमान रहते हैं। तो इनकी जो सेल वॉल है वो कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है। अब दूसरी तरह के जीवाणु होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें जो प्रोटीन होता है, यानी कि जो वो कार्बोहाइड्रेट के साथ मुख्य रूप से होता है। इनको पेप्टाइडो ग्लाइकेंस बोलते हैं, पेप्टिडो ग्लाइकेंस। तो इनके जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेल से जो सेल वॉल बनती है, मोटी सेल वॉल होती है, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। अब तीसरी तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो ज़्यादातर खेत में विद्यमान रहते हैं, जो आपका राइजोस्फीयर होता है उसमें अधिक मात्रा में यही प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी जो बाहर की कवरिंग होती है उसमें जो सेल वॉल होती है उसमें पतली सी होती है जिसमें प्रोटीन का अंश होता है कार्बोहाइड्रेट के साथ, लेकिन जो उस सेल वॉल के दोनों तरफ जो कवरिंग होती है वो लिपिड्स की होती है। यानी कि वो जो सेल वॉल होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, उनको लिपोपोलिसेक्राइड्स बोलते हैं, जिससे सेल वॉल का और मेम्ब्रेन्स का निर्माण होता है, वो उनको ढक के रखता है, उनकी प्रोटेक्शन भी करता है। तो इस तरह 3 तरह के जीवाणु होते हैं। तो तीनों तरह के जीवाणुओं में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, उसमें आपका लिपिड्स भी होते हैं। तीनों को मिल करके जमीन में जब ये बढ़ते हैं तीनों तरह के जीवाणु, तो जमीन का एक भौतिक स्वास्थ्य, सॉइल एग्रीगेशन में एक फायदा मिलता चला जाता है। अब इसमें एक विशेष बात यह भी है कि ये जो भी जीवाणु 3 तरह के मैंने बताए हैं, इन तीनों को बढ़ने के लिए, जमीन मल्टीप्लाई करने के लिए किसी विशेष भोजन की जरूरत नहीं होती है, किसी विशेष एक खुराक की जरूरत नहीं होती है, पोषक तत्वों की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं जरूरत होती है? कि इनकी जो सेल वॉल होती है या मेम्ब्रेन्स होती है, कवरिंग होती है, वो उसका जो लगभग 99 या 99.5% तक का जो हिस्सा होता है, 99 या 99.5% तक का जो हिस्सा होता है उनका बाहरी, उनकी कवरिंग होती है, उनकी सेल वॉल होती है, तो उसमें 4 तत्व होते हैं मुख्य तौर पे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन।
यानी कि इन्हीं से कार्बोहाइड्रेट बनता है आपका, इन्हीं से प्रोटीन बन जाता है, इन्हीं से लिपिड बन जाता है। तो ये 4 तत्व होते हैं जो चारों के चारों भरपूर मात्रा में वातावरण में, जमीन में और पानी से उपलब्ध हो जाता है। तो इनको चारों को, जैसे खास तौर पे जो आपके बैक्टीरिया होते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सर जो होते हैं वो, तो नाइट्रोजन भी जो वातावरण में 78% नाइट्रोजन भरी हुई है, उससे नाइट्रोजन लेकर के और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी वातावरण से लेके चारों को लेकर के उनका निर्माण होता चला जाता है, उनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। उनको जमीन से सिर्फ एक मीडिया की जरूरत होती है, यानी कि एक माध्यम चाहिए उनको मल्टीप्लाई करने के लिए। जैसे एक वायरस होती है, वो अपने आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकती है, तो वो जब लिविंग सेल के कांटेक्ट में आती है तो मल्टीप्लाई करने लग जाती है। इसलिए ये भी जो जीवाणु होते हैं, इनको विशेष किसी भोजन की जरूरत नहीं होती है, केवल मीडिया की जरूरत होती है और नाम मात्र के इनको खुराक की जरूरत होती है। वो इनको आसानी से खेत में ही, जैसे आपकी जड़ें होती हैं, थोड़ा बहुत अवशेष छूट जाता है खेत में, उनसे इनकी पूर्ति हो जाती है और ये मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। तो ये अब एक पॉइंट आता है कि जीवाणुओं का कंसेप्ट कहाँ से आया है। देखिए, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत हुई वो अल्बर्ट हावर्ड से हुई, जिन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। उन्होंने एक वर्ड दिया था ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वर्ड वो होता है, ऑर्गेनिक वो चीज मानी जाती है जो जिसमें कार्बन के संयोग से बनी हुई होती है, जिसमें कार्बन के जोड़ होते हैं, उनको ऑर्गेनिक माना जाता है। लेकिन जो एक जैविक खेती का कंसेप्ट है, जैविक का मतलब जीवाणु है, ये जो जैविक शब्द का एक कंट्रीब्यूशन है, ये बायो फार्मिंग हम जिसको कह सकते हैं, ये अल्बर्ट हावर्ड से शुरू नहीं हुआ है। अल्बर्ट हावर्ड ने वर्ड दिया था ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या था, उन्होंने और कहा था कि जमीन में इसके पोषक तत्वों की, इसकी फर्टिलिटी को बना के अगर रखना है तो इसमें हमें लगातार ऑर्गेनिक मैटर जमा करना पड़ेगा। और उन्होंने इसके इम्प्रूवमेंट के लिए, जमीन के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, उन्होंने एक मेथड भी डेवलप किया था, जिससे जो हमारे फार्म वेस्ट होते हैं उससे कंपोस्ट तैयार किया जाता है। उसका नाम उन्होंने दिया था इंदौर मेथड, जो एक एरोबिक सिस्टम से कंपोस्ट 3 से 4 महीने में तैयार हो जाता है। यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए उस ऑर्गेनिक मैटर को डालना होता था। इसमें जैविक कंसेप्ट उस टाइम तक नहीं था। जैविक का मतलब एक जीवन से था, माइक्रोब्स से था। और ये माइक्रोब्स का कंसेप्ट कहाँ से आया है, तो ये जैसे 1900 के बाद ही ये इसका कंसेप्ट आगे बढ़ा है। जैसे सबसे पहला माइक्रोब जो आइसोलेट किया गया था वो राइजोबियम था। वो लगभग 1888 में बिजरेंकिया साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इसको आइसोलेशन दिया था, इसका नाम दिया था। उसके बाद 1901 में अजोटोबैक्टर की खोज की गई थी और 1905 में एजोस्पिरिलम की खोज की गई थी। इसलिए 1900 के बाद ही ये एक बैक्टीरिया की खोज होती चली गई और एक डेवलपमेंट होती चली गई, जहां से अब ये जो अल्बर्ट हावर्ड ने नाम दिया ऑर्गेनिक। लेकिन ये बायो कहाँ से आया, ये बायो का नाम आया रुडोल्फ स्टीनर से। रुडोल्फ स्टीनर ने बायोडायनामिक फार्मिंग या बायोडायनामिक एग्रीकल्चर के प्रणेता माने जाते हैं। वो इसको नाम देने वाले माने जाते हैं। रुडोल्फ स्टीनर एक फिलोसफर थे और किसानों के बीच में रहते थे। उन्होंने किसानों की रिक्वेस्ट पे, किसानों ने देखा कि लगातार खेती करने से उनकी जमीन की ताकत घटती जाती है, तो उन्होंने उनको अपना एक आध्यात्मिक लीडर मानते थे। तो वो रुडोल्फ स्टीनर के पास गए कि जी हमें मार्गदर्शन कीजिए ताकि हमारी जमीनों का स्वास्थ्य बना रहे। तो उन्होंने बायोडायनामिक एग्रीकल्चर के नाम से एक पद्धति दी, जिसमें उन्होंने 1924 में 8 लेक्चर्स की एक सीरीज किसानों को, जो जर्मनी में, आजकल वो जगह पोलैंड में है, यूनाइटेड जर्मनी होता था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे 8 लेक्चर्स की उन्होंने एक सीरीज दी थी, जिसके नाम पे एक बायोडायनामिक फार्मिंग का उदय हुआ था। इसमें क्या होता है कि इसमें BD 500 से BD 508 तक एक अलग अलग तरह के इनपुट्स तैयार किए जाते हैं, जो खेत में जमीन के स्वास्थ्य को बना करके रखते हैं और कीड़े और बीमारियों के कंट्रोल में भी सहयोग करते हैं। तो इनसे प्रेरित होकर ईव बाल्फर, एक लेडी ईव बाल्फर हुई यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में। उन्होंने 1943 में, वो एक किसान थी और किसान उन्हें एक्सपेरिमेंट भी करती थी अपने फार्म पे एक वैज्ञानिक की तरह।
तो उन्होंने 1943 में एक बुक लिखी थी द लिविंग सॉइल। उसमें उन्होंने यही वर्णन किया था कि मिट्टी भी जिंदा है। मिट्टी जिंदा क्यों है? कि उसमें जीवाणुओं की वजह से वो जिंदा है। तो लिविंग सॉइल उस वक्त यूरोप में एक बहुत ही चर्चा का विषय रही और सबसे ज्यादा पढ़ने वाली पुस्तकों में से आई। तो उस समय एक आश्चर्यजनक रूप से ये जाना गया कि क्या जमीन भी जिंदा होती है। लेकिन आप अपनी एक भारतीय संस्कृति में देखते हैं कि जमीन को एक धरती को माँ कह करके पुकारा गया है और इसको हमेशा से ही एक जीवित अस्तित्व के रूप में ट्रीट किया गया है और इसके साथ उसी तरह से व्यवहार किया गया। जमीन के अतिरिक्त पौधों की भी आप देखेंगे तो जो संसार है 1901 से पहले पौधों को भी जिंदा नहीं मानता था, इनको भी मृत ही मानता था। जब 1901 में जेसी बोस ने इंग्लैंड में जाकर के अपने एक मशीन क्रिस्कोग्राफ के द्वारा जब संसार के वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया और उन्होंने डेमोस्ट्रेट किया कि पौधों में भी जीवन होता है, पौधों में भी वाइब्रेशंस होती हैं, पौधों में भी इमोशंस होते हैं और जो आसपास का वातावरण उससे पौधे भी प्रभावित होते हैं, तो उसके बाद पौधों को भी जीवित माना गया। तो इस तरह से जमीन के साथ साथ पौधों का जो जीवन माना गया है ये 1910 1920 के बाद ही इसकी स्वीकृति की जाने लगी है। अब ये वाटर स्टेबल एग्रीगेट्स ये बनते कैसे हैं? देखिए, जैसे मैं इसका उदाहरण देके बताता हूँ आपको। हमारे कमरे में कोई सामान बिखरा हुआ है, कपड़े बिखरे हुए हैं, उनको बांधने के लिए कपड़े की जरूरत पड़ती है। अगर ज़्यादा सामान है तो बड़े कपड़े की जरूरत पड़ती है और कम सामान है तो छोटे कपड़े की जरूरत पड़ती है। तो वो कपड़ा हमारी जो जमीनों में है वो पॉलीसेकेराइड्स हैं। पॉलीसेकेराइड्स का मतलब यह है कि लंबी लंबी कार्बन चेन के ये पॉलीमर्स होते हैं जो एक तरह से जमीन को बांधने का काम करते हैं। तो इसमें भी इसी तरह है, जैसे एक कार्बोहाइड्रेट से बने हुए होते हैं ये जो पॉलीमर्स होते हैं। तो इसमें अब क्या देखते हैं कि जो आपका सामान है जो बंधा हुआ है, एक बार बांध दिया है और उसको गठरी को हम खोल देते हैं, सामान दोबारा से फिर बिखर जाता है। लेकिन उसको बांधने के लिए अब क्या होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप किसी आटे को लड्डू वगैरह बना रहे हैं या बेसन का आटा है या आपके गेहूं का अनाज का आटा है, तो उसको जब आप गर्म करते हैं भूनते हैं तो उसमें अगर चाशनी डालते हैं, गुड़ डालते हैं, गुड़ का पानी डालते हैं तो वो स्टिक्की हो जाता है। स्टिक्की हो जाता है, वो एक तरह से दानेदार नहीं रह पाता है। लेकिन जब उसी अनाज में जब आप उसी आटे में जब आप घी थोड़ा डाल देते हैं, फैट्स लिपिड्स उसमें डाल देते हैं, तो वो एक दानेदार बन जाता है और लंबे समय तक वो लड्डू बना सकते हैं। आप लंबे समय तक उसको सस्टेन कर सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी बढ़ता है, उसकी क्वालिटी भी बढ़ती है। तो इसमें जब जमीन में ये चीजें इसी तरह से जब जमीन में भी यही एक रूल काम करता है कि जब तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का भी और उसमें आपकी एक प्रोटीन का भी और लिपिड्स का भी, ये तीनों ही जब खुराक के तौर पे जमीन में आ जाते हैं तो जमीन के स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। अब जमीन में इसमें मैंने बताया मुख्य चीज क्या बताई कि इसमें जो चिकनाहट है जमीन का वो इसमें मुख्य रोल अदा करता है। तो आप देखेंगे कि चिकनाई कहाँ से आती है। अब देखिए, एक शब्द मैंने यूज किया, एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेकेराइड्स। ये क्या होते हैं कि जो भी जीवाणु होते हैं या केंचुआ होता है वो सिक्रीट करते हैं इसको, और ये वो होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेकेराइड्स ईपीएस कि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ आपको प्रोटीन का अंश भी होता है और लिपिड्स का अंश भी होता है और इनमें एक स्टिकी मटेरियल यानी ग्लू होता है। ये तो ग्लू जब ये होता है तो ये मिट्टी के कणों को बांधने का काम करता है जिससे सॉइल एग्रीगेशन में बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त जो पीजीपीआर प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया पौधे की बढ़वार को बढ़ाने में काम करते हैं और वो सारे बैक्टीरिया पौधे की जो आसपास की मिट्टी होती है, जो राइजोस्फीयर होता है उसमें विद्यमान रहते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं और जो पौधा होता है उनको भोजन देता है लगातार। जो पत्ते के अंदर भोजन बनता है उसका लगभग तिहाई या चौथाई भोजन
पौधा जड़ों के अंदर भेजता है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें विकसित करती होती हैं, और जो बच जाता है वो जड़ों से बाहर एक्सुडेट के रूप में बाहर निकल जाता है। उसमें सभी तरह के आपके न्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट्स, हार्मोन्स और एंजाइम्स वगैरह होते हैं, जिससे जो जड़ों के आसपास का वातावरण है, आसपास की मिट्टी है जो जड़ों की, उसमें जो जीवाणु होते हैं वो फलते फूलते हैं और वो बढ़ते चले जाते हैं। तो इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो राइजोस्फीयर है, यानी कि जो पौधों की जड़ों के आसपास की मिट्टी है, उसमें 90% से अधिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी जो शरीर होता है, उनकी जो कवरिंग होती है, जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ उसमें लिपिड्स का कॉम्बिनेशन होता है। वो तब बनती है तो उसमें अपने आप एक लिपिड का कॉम्बिनेशन आ जाता है, चिकनाई का एक जो हमें मटेरियल चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, वो आ जाता है। तो इसमें राइजोस्फीयर में 90% से अधिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, और उनसे वो चीज़ हमें कुदरती मिल जाती है। अब जो कौन से हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो मुख्य बैक्टीरिया हैं जो हम प्रयोग करते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, वो लगभग सारे ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। उदाहरण के तौर पे राइजोबियम है। राइजोबियम वो बैक्टीरिया है जो दालों में जड़ के ऊपर बैठ करता है और सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। वो जड़ के ऊपर बैठ करके जो वातावरण की नाइट्रोजन है 78%, उस नाइट्रोजन को जड़ों के ऊपर स्थिर कर देता है, नाइट्रोजन फिक्स कर देता है। दूसरा अजोटोबैक्टर है। अजोटोबैक्टर जो सीरियल्स होती हैं, अनाज की फसलें होती हैं, उनकी जड़ों के आसपास रहता है, जहाँ नाइट्रोजन फिक्स करता है। ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। इसके अतिरिक्त एजोस्पिरिलम है। एजोस्पिरिलम भी जो जड़ों के आसपास का वातावरण होता है, राइजोस्फीयर होता है, उसी में मल्टीप्लाई करता है, और ये भी नाइट्रोजन फिक्स करता है। इसके अतिरिक्त बिजरैंकिया है, सूडोमोनास है, बर्थोल्डेरिया है, बुरखोल्डेरिया, सिरेसिया, और रोडोस्पिरिलम एक एनारोब होता है जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। ये सारे ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, और यही जो एक राइजोस्फीयर होता है, मुख्य रूप से ये वहाँ रहते हैं, जो इसमें एक रोल प्ले करते हैं पौधे की बढ़वार में, और पौधे का जो राइजोस्फीयर है उसकी ह्यूमस डेवलपमेंट में, और उसके अंदर जो नमी है, वायु है या पोषक तत्व है, उनको रिटेन करने में और पौधों को सप्लाई करने में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मुख्य रोल होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वे नहीं है जो हम ज़्यादा जानते हैं। उनमें अगर एनारोबिक कंडीशन है, मान लो धान की फसल हम लेते हैं या सिंघाड़े वगैरह लेते हैं, तो उनमें क्लोस्ट्रिडियम होता है एक धान की फसल में जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। और एक अगर एरोबिक माहौल लेते हैं हम, जैसे आप वायु की उपस्थिति में, जैसे आपकी दालें आ गई, जैसे आपकी दलहन आ गई, सरसों वगैरह, या जो भी गन्ना वगैरह आ गई, जो इसमें एक एरोबिक खेती होती है, जिसमें पानी भर के नहीं रखना होता है, उसमें बेसिलस है, एक माइकोबैक्टीरियम है। ये 2 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। तो इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो राइजोस्फीयर में मुख्य कंपोनेंट हैं, मुख्य तौर पे रोल अदा करते हैं। और जब ये इस तरह के जब उसमें विद्यमान हो जाते हैं, तो जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो हर तरह के बैक्टीरिया उसमें बढ़ते चले जाते हैं, और जो राइजोस्फीयर है उसमें भी सब तरह के बैक्टीरिया उसमें, पर्टिकुलरली जो नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, वो उनकी जो प्रेजेंस है बढ़ती चली जाती है। और जो एक जब इनकी प्रेजेंस जब इसमें बढ़ती चली जाती है तो सॉइल एग्रीगेशन कुदरती तौर पे बढ़ता चला जाता है। और जब सॉइल एग्रीगेशन जब बढ़ जाता है तो आपकी ज़मीन जो है उसमें ह्यूमस कंटेंट और जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट वो भी बढ़ जाता है, उपजाऊ शक्ति भी बढ़ जाती है। और इस तरह से जितने भी जीवाणु बढ़ेंगे उतनी ही सॉइल एग्रीगेशन भी बढ़ती चली जाएगी, और जितनी सॉइल एग्रीगेशन बढ़ती चली जाएगी जमीन का भौतिक स्वास्थ्य भी बढ़ता चला जाएगा। और इसके साथ साथ जब जीवाणु बढ़ते हैं साथ के साथ, तो रासायनिक स्वास्थ्य है उसका जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा, जैविक स्वास्थ्य है उसमें भी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। और इस तरह से टोटलिटी में अगर हम कहेंगे तो जमीन का स्वास्थ्य इंप्रूव हो जाएगा, और उसमें एक जमीन का रंग भी बदल जाएगा आपका, और उसमें पैदावार भी अच्छी होगी। और उसमें जो पौधों को जो कीड़े और बीमारियों से बचाने वाले जीवाणु हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, और आपकी माइकोराइजा है, इस तरह के बेसिलस है, वर्टिसिलेटा है, तो इस तरह के जीवाणु भी बढ़ते चले जाते हैं। और एक पौधे के अंदर भी और जमीन के अंदर भी एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है, और ह्यूमस भी डेवलप हो जाता है।
ह्यूमस जब डेवलप होता है तो वो पौधे को हर तरह के बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस से बचाता है। जिस तरह से दूसरे सूक्ष्म जीवाणु हैं उनके बढ़ने से भी बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस से पौधे की रक्षा होती है, पौधे की बढ़ोहार होती है, यील्ड बढ़ती चली जाती है और इस तरह से हम एक अच्छी पैदावार उसमें ले सकते हैं और उसका हर तरह से भूमि के स्वास्थ्य को बढ़ने के साथ साथ पौधे का स्वास्थ्य बढ़ जाता और अच्छी पैदावार मिलने लगती है।